हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी स्टडी पर स्वागत है। आज आपकी कक्षा 6 है। इससे पहले हमने रेगुलर आपकी कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा दिया है। इन कक्षाओं के माध्यम से आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो रहा है और अध्यायवार टॉपिक वाइज आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। और ध्यान रखना, साथ में ही आपके जो कोर्स है उस कोर्स को भी आप नियमित रूप से पढ़ें, क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद में आपको यहाँ से ही इनको हल करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज के टॉपिक में बात करेंगे, यानी कि इससे पहले हमने कौन कौन सी टॉपिक की बात की तो उनको देख लेते हैं। तो हमने इससे पहले बात की थी इतिहास में, इतिहास को पहले शुरू कर रहे थे। इतिहास में हमने आज के जो अध्याय है इस अध्याय में आज बात करेंगे। इससे पहले हमने सबको लगभग पढ़ लिया है और आज के अध्याय में गांधी जी के जन आंदोलन, 20वीं सदी में क्रांतिकारी गतिविधियां, अगर समय बचेगा तो अमेरिका, फ्रांस और रूस की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आपको समझना है किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिससे पहले मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आपको मन में, यानी कि आपको आंसर तय कर लेना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आगे बात करते हैं। अब आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। गांधी जी के जन आंदोलन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के बारे में है, गांधी जी के जन आंदोलन की बात करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा दादाभाई नौरोजी, चौथा लाला लाजपत राय। तो इसमें राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर बात करें तो पहले गांधी जी के बारे में आपको बेसिक जानकारी याद होना आवश्यक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर कब? पहले मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को इनको जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में ये 1888 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाने के बाद में इंग्लैंड से 1891 में वापस से भारत आ जाते हैं। भारत आना, उसके बाद में ये 1893 में दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका जाने के बाद में ये गांधी जी भारत वापस आते हैं 1915 में, यानी कि 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। इस कारण 9 जनवरी को हर साल भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कारण क्यों है कि 9 जनवरी 1915 को भारत में ये आए थे। उसके बाद में भारत में आने के बाद में सर्वप्रथम इन्होंने लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था, लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने 1916 में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। ये भी आपको यहाँ पर पता होना आवश्यक है। और बाद में उस समय जब 1915 में जब यहाँ पर आए थे तब उस समय 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि इनको प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आने के बाद में गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, ठीक है। दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के बारे में जानते होंगे। जैसे लाल, बाल और पाल, एक 3 कौन थे? लाल, पाल, बाल कौन थे? तो ये क्रांतिकारी थे तीनों, यानी कि ये उग्रवादी थे तीनों। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये 3 कहलाते हैं। और जो ये है दादाभाई नौरोजी, इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष कौन थे? तो वयोवृद्ध पुरुष को, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन था वो चंपारण में था। चंपारण वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में बिहार में ये, कहाँ पर है? बिहार में है ये। यहाँ पर इन्होंने प्रथम जो आंदोलन किया था चंपारण में, तो ये 1917 में किया था। 1917 के बाद में इनको जो यहाँ पर आमंत्रित किया था
किसके, यानी कि नंबर 1 के राजकुमार शुक्ल, दूसरा जेपी कृपलानी, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल की आमंत्रित पे ये यहाँ पर आए थे। चंपारण के बाद में इन्होंने जो खेड़ा में भी किया था, खेड़ा के बाद में इन्होंने अहमदाबाद में भी किया था, मिल मजदूरों के बाद में अहमदाबाद में। तो इनके प्रारंभिक जो 3 आंदोलन थे कौन कौन से थे? नंबर 1 चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। उसके बाद में इन्होंने व्यापक स्तर पर भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। अगला, जिन्ना ने किसे महात्मा गांधी की हिमालय बुल कहा था, यानी किस आंदोलन को जिन्ना ने हिमालय की जो हिमालय बुल कहा था? तो रोलेक्टेक्ट सब अवज्ञा आंदोलन, दोनों इसमें सेम है। तो इसमें से हम बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन को ही हिमालय बुल कहा था महात्मा गांधी के। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। लेकिन जो स्वीकृति है, अगर स्वीकृति की बात करें, स्वीकृति की बात करें तो स्वीकृति इसको दी गई थी कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिली थी। किसको? असहयोग आंदोलन को स्वीकृति यहाँ पर मिली थी। बाद में नागपुर अधिवेशन भी हुआ था, तो दोबारा पुनः जो स्वीकृति थी वो पुनः स्वीकृति यहाँ पर नागपुर के अधिवेशन में मिली थी। नागपुर के अधिवेशन में, यानी कि 2 अधिवेशनों में इसको स्वीकृति मिली थी असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर चला था। बाद में कुछ कारणों से असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कर दिया था और इन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन अगर चलता रहा तो 1 साल के अंदर ही देश, यानी कि एक तरह से हम सब देश के, यानी कि जो इन्होंने प्रथम जो इनका उद्देश्य था वो एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था, केवल अपना यानी कि स्वराज्य प्राप्ति ही था, यानी कि खुद ही शासन करे। बाद में यहाँ पर जो ये असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो एक तरह से जो बारदोली नामक स्थान है गुजरात में, बारदोली नामक स्थान गुजरात में, यहाँ से गुजरात में जो एक स्थान था चोराचोरी स्थान था, चोराचोरी स्थान पर कुछ अप्रिय, यानी कि जो पुलिस चौकी थी वहां पर पुलिस की चौकी में आग लगाने के कारण उससे व्यवस्थित होकर महात्मा गांधी ने कहा कि इस आंदोलन में किसी भी तरह हिंसा की जगह नहीं होना चाहिए। इस कारण वहां पर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी जगह से, तो बारदोली की जगह से, यानी कि बारदोली से ही इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बारदोली से इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। अगला, और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद, यानी कि केसर-ए-हिंद जो प्रथम विश्व युद्ध में इनको प्रदान की गई थी, तो केसर-ए-हिंद, साथ में ही बोहर पदक, जुल्लू पदक, इन तीनों पदकों को इन्होंने यहाँ पर लौटा दिया था। जो बोहर पदक था और जुल्लू पदक था, ये दोनों तो वहाँ पर अफ्रीका में मिला था इनको, यानी कि जो अफ्रीका की जो अंग्रेज सरकार थी वहाँ पर अफ्रीका में इन्होंने आंदोलन किया था। तो वहाँ पर आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी को बोहर पदक और जुल्लू पदक वहाँ पर अफ्रीका में प्रदान किया गया था। तो तीनों पदकों को इन्होंने लौटा दिया था। साथ में ही जमनालाल बजाज ने भी इस आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज स्वयं को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते थे। कौन सा 5वां पुत्र कहते थे? जमनालाल बजाज। ये चीजें यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन में आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को अचानक वापस ले लिया था। तो जिसकी वजह क्या थी, यानी कि जो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था, कहां से लिया था? ये तो आपको याद होना चाहिए। कहां से लिया था? ये लिया था बारदोली से। कहां से लिया था? बारदोली से लिया था। किस कारण लिया था? चोरी घटना की वजह से इस आंदोलन को वापस लिया था। किस कारण लिया था? क्योंकि इसमें नंबर 1 आंदोलन ने अहिंसक रूप ग्रहण कर लिया था, आंदोलनकारी थक चुके थे, आंदोलन का प्रभाव नगण्य हो चुका था, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है कि हिंसक रूप इसका ग्रहण कर लिया था। इस कारण वापस महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 में लंदन को प्रारंभ हुआ था। इसमें कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो यहाँ से कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की कुल मिलाकर भारत में, यानी कि भारत की ओर से, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। लंदन के जेम्स महल में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लंदन के जेम्स महल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन में से बात करें तो केवल कांग्रेस ने, अगर बात करें तो कांग्रेस ने केवल एक ही सम्मेलन में, यानी कि द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया था। और उस सम्मेलन में ही किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, केवल एकमात्र सदस्य के रूप में महात्मा गांधी ने ही भाग लिया था, केवल महात्मा गांधी ने। अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि भीमराव अंबेडकर थे, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। अब गोलमेज सम्मेलन में पहले भाग क्यों नहीं लिया, इसकी बहुत बड़ी कहानी है, जिसको मैं थोड़ी बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, यानी कि एक यात्रा शुरू की थी, इसका नाम था 12 मार्च से। 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा को बोलते हैं, नमक यात्रा भी बोलते हैं, यानी कि ये कहाँ से शुरुआत की थी? ये साबरमती से शुरुआत की थी। कहाँ पर? साबरमती से, यानी कि साबरमती कहाँ पर है? साबरमती आश्रम कहाँ है? यहाँ पर गुजरात में है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में है। और इस आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में इस आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को इन्होंने लगभग 78 साथियों के साथ इसकी शुरुआत की थी। और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया हाथ से, क्योंकि नमक बनाने का जो अधिकार था केवल अंग्रेजों को ही था। तो गांधी जी ने नमक बनाकर वहां अंग्रेजों का कानून को तोड़ दिया। तो वो कानून तोड़ने के बाद में इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने जी कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि मैंने तो, यानी कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी ने पहले एक कहा था, मैंने केवल घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। क्या मांगी थी? रोटी मांगी थी, लेकिन मुझे पत्थर मिले। क्या मिले? मुझे पत्थर मिले। तो ये कथन इनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद में महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसलिए अंग्रेजों पर दबाव पड़ा ब्रिटेन की ओर से कि कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य है। इस कारण बाद में उस समय जो वायसराय था कौन? वायसराय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद में ही, इरविन और गांधी का समझौता होने के बाद में ही इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पहले इरविन को महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांगे सौंपी थी। तो 11 सूत्रीय मांगों के जवाब में जब इन पर ही मांग हुआ था कि जैसे राजनीतिक जो कैदी है उनको छोड़ा जाए। अब राजनीतिक कैदी कौन है? यानी कि जिन्होंने राजनीतिक धरना प्रदर्शन किया था, इसी तरह से जो आपको बताए थे। तो इन मांगों में से एक मांग गांधी जी ने, ये भगत सिंह उस समय जेल में थे, तो भगत सिंह है, तो भगत सिंह के बारे में इन्होंने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया था। तो उस समय जो जतिन दास थे, यानी कि राजस्थान के जो जतिन दास थे, तो राजस्थान में जतिन दास बाल मुकुंद बिस्को कहा जाता है। तो जतिन दास ने जतिन दास थे उस समय, तो जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। कहां पर? जेल में। भूख हड़ताल किस लिए? इसलिए की थी कि इनको भी क्या माना जाए, कि इनको राजनीतिक कैदी माना जाए, यानी कि राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। बाद में लंबी भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनकी भूख हड़ताल के कारण इनकी जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कौन किसने भाग लिया था? केवल महात्मा गांधी ने ही इसमें एकमात्र रूप से इनमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, है पुना समझौता किनके मध्य हुआ? पुना समझौता किन के मध्य हुआ? अब पुना समझौता क्या था? पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के। अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात करें तो उसमें ब्रिटेन के जो पीएम थे तो मैकडोनाल्ड ने एक पंचायत की घोषणा की। पंचायत का मतलब है सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत। इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत ये निर्णय किया गया कि अब जो भारतीय दलित है, दलित का मतलब है कि जो एससी और एसटी में आते हैं
उन सब लोगों को अब एक परतक निर्वाचन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? परतक निर्वाचन दिया जाएगा। जिस तरह से मुस्लिमों को तो 1909 के जो माले मिंटो अधिनियम था, 1909 का जो माले मिंटो अधिनियम था, 1909 में इनको परतक निर्वाचन दे दिया गया था। परतक निर्वाचन इनको 1909 में मिल गया था। और SC ST जो दलित लोग थे उनको इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा इनको भी 1932 में इनको परतक निर्वाचन दे दिया गया था। अब परतक निर्वाचन देते हैं कि इनको भी अपने व्यक्ति को अपने लोग ही चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई विधायक खड़ा होता है SC या ST का, तो उसको वोट केवल SC और ST के लोग ही देंगे, अन्य OBC या जनरल या कोई MBC या EWS वो लोग उसको वोट नहीं दे सकते, केवल उसी जाति के लोग उसको वोट देंगे। तो इसको बोलते हैं परतक निर्वाचन। तो परतक निर्वाचन दे दिया। देने के बाद में क्योंकि भीमराव अंबेडकर इसको मांग रहे थे, तो महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध स्वरूप वो अनशन पर बैठ गए। अनशन में बैठने के बाद में फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, यानी कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं पूना समझौता। यानी कि ये बहुत ही बड़ी विजय थी। अगर ये समझौता नहीं होता, अगर मान लीजिए सांप्रदायिक पंचायत लागू हो जाता तो क्या होता? तो वर्तमान में ये मान लीजिए कि भारत के अनेक टुकड़े हो जाते हैं, कि वहां से जिस तरह से मुस्लिमों को 1909 में माले मिंटो अधिनियम के तहत जो परतक निर्वाचन मिला, अगर इसी तरह से 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा अगर दलितों को भी परतक निर्वाचन मिल जाता तो उनमें भी एक अलग भावना पैदा हो जाती और वो अलग महसूस करने लग जाते, तो उनमें एक परतकता की भावना उत्पन्न होती। लेकिन महात्मा गांधी ने पूर्ण समझौता करके एक तरह से अनशन में बैठकर भीमराव अंबेडकर को बाध्य कर दिया, और बाध्य करने के बाद में इनमें समझौता हो गया। महात्मा गांधी ने बाद में आश्वासन ये दिया कि अब इनके लिए, जैसे अभी वर्तमान में आप देखोगे SC ST OBC अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग स्थान आरक्षित है, तो महात्मा गांधी ने यही कहा भीमराव अंबेडकर से कि आपके लिए, सब जातियों के लिए आपके लिए स्थान आरक्षित हो जाएंगे। यानी कि लिए आपकी जो आरक्षण की जो अवधारणा जन्मी, वो आरक्षण की जो अवधारणा है उस सांप्रदायिक पंचायत का ही जो विशेष रूप थे। और इसके जो प्रमुख प्रणेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज जीवन बहुत ही संघर्ष किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनके साथ बहुत भेदभाव किया गया, तो एक तरह से बहुत जरूरी था। तो ये भी इनके अलग अलग थी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किसकी सिफारिशों को दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? यानी किसकी सिफारिशों को दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? क्रिप मिशन, कैबिनेट मिशन, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, माउंटबेटन की योजना। अब देखो मैकडोनाल्ड कौन था? मैकडोनाल्ड कहाँ के थे? यानी कि मैकडोनाल्ड की बात करें तो ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के पीएम थे। जब इन्होंने 1932 में ये सांप्रदायिक पंचायत लाए थे, तो सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध ही पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और एक तरह से जो भीमराव अंबेडकर के बाद में। अब माउंटबेटन ने महात्मा गांधी क्या कहा था? यानी कि वन मैन बाउंड्री मैन, यानी कि वन मैन बाउंड्री जो कहा था, इनकी एक व्यक्ति अकेला खा पे पूरे भारत के लिए वन मैन बाउंड्री खाता। इसी तरह से अगर बात करें, क्रिप मिशन 1942 में आया था, ये एक सदस्य ही था। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये 3 सदस्य था। कितने सदस्य था? 3 सदस्य था। और क्रिप मिशन केवल 1 सदस्य था, ये असफल हुआ। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया। तो क्रिप मिशन को क्या कहा था महात्मा गांधी ने? दिवालिया बैंक पर लिखा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पर, चलो ये बताओ मुझे, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। असहयोग आंदोलन हुआ था, मैंने आपको असहयोग आंदोलन, मैंने ये एक क्वेश्चन आपके वहां पर भी डाल रखा था। यानी कि जो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप जो चैनल है, यानी कि जो आर्य मानव स्टडी का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर डाला था। उसमें मैंने पूछा था कि असहयोग आंदोलन के समय, यानी कि उस समय क्वेश्चन पूछा था के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अधिकांश का जवाब क्या आया? इरविन आया। क्या आया? इरविन उनका जवाब आया। जबकि इसका जो सही आंसर था वो क्या होगा? वो लॉर्ड रेडिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रेडिंग इसका आंसर होगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अपना कंफ्यूजन ध्यान रखना है। तो ग्रुप पर जो भेजा गया उसका अधिकांश आंसर ये आए थे। तो अगर आप भी ज्वाइन नहीं हुए तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो। आप उस पर मैसेज कीजिए 74 140 35 392 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं ग्रुप का नीचे लिंक दे दूंगा ताकि आप भी सेकंड ग्रेड के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए हमें व्हाट्सएप पे, तो हम आपको वहां पर जोड़ लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अब देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन था? क्लीमेंट एटली, चर्चिल,
मैकडोनाल्ड, मॉन्टेग्यू। तो आप बात करें, मॉन्टेग्यू तो था ही नहीं, ये तो वाइसराय था। तो तीनों प्रधानमंत्री थे ये किसके, ब्रिटेन के। अगर चर्चिल की बात करें तो चर्चिल उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और क्लीमेंट एटली 1947 में भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के समय। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के समय जो पीएम था ब्रिटेन का वो कौन था, क्लीमेंट एटली था। और मैकडोनाल्ड कब था, तो मैकडोनाल्ड 1932 में था। ये बार बार में आ रहा है आपके 1932 में था ये मैकडोनाल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं था। नंबर 1 है द स्टेटमेंट्स, हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन सेवक। तो कौन सा था, तो इसमें से ये संबंधित नहीं है। द स्टेटमेंट ये सब आपके हरिजन है, हरिजन सेवक है, यंग इंडिया ये इसमें है। तो ये सब गांधी जी से संबंधित थे। और यंग इंडिया में ही आपको पता होगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो लॉर्ड इरविन को यंग इंडिया में ही 11 सूत्रीय मांगे सौंपी दी गई थी। कितनी सूत्रीय, 11 सूत्रीय जो मांगे थी वो किसमें सौंपी गई थी, यंग इंडिया में ही उनको सौंपी गई थी। बाद में इन मांगों में से अधिकांश मांगे मान ली थी। तो उसके बाद में ही महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। जब वापस महात्मा गांधी वापस आए यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, अगर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद में जब वापस आए तो उस समय जो भारत का जो था वायसराय वह विलिंगटन था। कौन था, विलिंगटन। तो विलिंगटन ने वापस इस समझौते की 11 सूत्रीय जो मांगे थी उनको रद्द कर दिया, उनको मानने से इनकार कर दिया। बाद में महात्मा गांधी ने इससे मिलने का प्रयास किया, किससे, वायसराय विलिंगटन से मिलने का प्रयास किया। तो विलिंगटन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि किस वायसराय ने महात्मा गांधी से मिलने से इनकार कर दिया था। तो आपको यहाँ आंसर देना चाहिए कि किसने, यानी कि विलिंगटन ने महात्मा गांधी से मिलने से इनकार कर दिया था। बाद में दोबारा से अवज्ञा आंदोलन उन्होंने दोबारा शुरू किया था। और बाद में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू हुए। लेकिन आपके कोर्स में मुख्य रूप से आपके 3 ही आंदोलन है जिसे स्पष्ट दे रखे हैं, आपके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की देखो ये है आपका टॉपिक है 20वीं सदी में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब 20वीं सदी में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था। अरविंद घोष, वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस। देखो इसको आयोजित किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा उन अभिनव भारत को। और अभी जो वी.डी. सावरकर थे, वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला की भी स्थापना की थी। कब की थी, 1904 में इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। और वी.डी. सावरकर वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इन्होंने इसको कहा था, ठीक है। अब वी.डी. सावरकर को बाद में, यानी कि ये जब ब्रिटेन में थे तो ब्रिटेन में एक श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। उन्होंने वहां पर ब्रिटेन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में एक हाउस की स्थापना की थी, इंडिया हाउस। कौन सा, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी किन्होंने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में इंडिया हाउस की। तो इंडिया हाउस में रहकर ही वीर सावरकर ने यहाँ पर बहुत सी शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में यहाँ पर भी आने के बाद में आपको पता होगा कि वहां पर मदन लाल डिंगरा, यानी कि एक व्यक्ति था मदन लाल डिंगरा ने क्या किया कि ब्रिटेन में ही यहाँ पर 1909 में कर्जन वायली की, यानी कि कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। किसकी, कर्जन वायली की। ब्रिटेन में ही मदन लाल डिंगरा ने 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। उसमें नाम वी.डी. सावरकर भी आया था। तो वी.डी. सावरकर को भी इस हत्याकांड में नाम आने के कारण इनको बाद में वी.डी. सावरकर को काला फानी की सजा दी गई थी, काला फानी की सजा दी गई। तो वहां पर इनको अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था, अंडमान निकोबार में, जहां पर जो एक तरह से काला फानी की सजा का मतलब था। अंडमान निकोबार में एक जेल थी, उस जेल का नाम क्या था, सेलुलर जेल, यानी कि जो सेलुलर जेल। इस सेलुलर जेल में भेज दिया गया था किनको, वी.डी. सावरकर को काला पानी की सजा के रूप में, जो अंडमान निकोबार में थी। और यहाँ पर ही इस जेल में ही इन्होंने जो 1857 क्रांति थी उसके बारे में पुस्तक इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। इसी बात करें अरविंद घोष, तो अरविंद घोष ने एक पुस्तक लिखी थी वंदे
वंदे भारत या वंदे मातरम किताब लिखी थी विपिन चंद्र पाल, इसी तरह से रास बिहारी बोस, ये अलग अलग चीजें यहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन है, गदर क्या था? अब गदर क्या था देखो, ब्रुसेल्स में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन, ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी। सिंगापुर में स्थापित एक क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। लंदन में स्थापित एक उग्रवादी संगठन। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, देखो इसका आंसर तो सबको पता होगा लगभग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एक चीज देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको किसी एग्जाम में तुक्का लगाना है, जैसे मान लीजिए आपके कुल एग्जाम में 100 प्रश्न आए, 100 प्रश्न आने के बाद में आपके 70% आपने कर लिए। अब आपको रिस्क तो लेना ही है, यानी कि आपको किसी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको 5 से 10 प्रश्नों पर तो आपको तुक्के लगाने ही होंगे। कितने पर? 5 से 10 प्रश्नों पर आपको तुक्के लगाने हैं। अब तुक्के लगाने हैं तो तुक्के लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपको चारों ऑप्शन पता नहीं है, जैसे आपको चारों ऑप्शन पता नहीं है, अब आपको तुक्का लगाना है 5 से 10 प्रश्नों पर, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, जिस तरह से मैंने कहा कि गदर क्या है, तो आपने चारों ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन देखने के बाद में फिर आपको लगा कि इसमें से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। देखोगे यहाँ पर आपने देखोगे तो ये लाइन भी बराबर है, लाइन बराबर है, लाइन बराबर है, और सबसे बड़ी लाइन कौन सी? ये वाली है। तो अगर आप तुक्का लगाओ तो 4 ऑप्शन में से A B C D 4 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन की, अगर आपको जिस भी ऑप्शन की सबसे बड़ी लाइन दिखे तो उस पर ही आपको तुक्का लगाना है। लगभग 95% जो आंसर होता है वो सबसे बड़ी लाइन ही होता है। इस बात को आप देख लेना, पूरे वर्ष को पेपर में देख लेना, तो इस चीज को आप जरूर सीखना। अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चनों पर तुक्का लगाना है तो आपको तुक्का लगा रहे हो तो इस चीज को जरूर नोटिस कर ले। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन की अगर दोनों लाइनें बराबर हो, इसकी बराबर हो, तो फिर आप उस पर रिस्क मत लेना। लेकिन अगर एक ऑप्शन का लाइन बहुत लंबा है तो वही आपका आंसर होगा। लगभग 95% ये आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को था। और सैन फ्रांसिस्को यानी कि जो अमेरिका का था, तो वहां पर बहुत से क्रांतिकारी जैसे हरदयाल थे, मैडम जी बिकम कामा थे, पेरिस में मैडम बिकमाजी कामा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें की थी। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ सुमेलित नहीं है इस पर जरूर ध्यान रखना। सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर पहला है चटगांव शस्त्रागार हमला। अब तो चटगांव यहाँ पर चली देता हूँ, चलिए। तो चटगांव शस्त्रागार हमला, तो नंबर 1 सूर्यसेन बिल्कुल सही है। ये चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने, यानी कि ये बांग्लादेश में, वर्तमान में कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में उस समय जो 1931 में जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही सूर्यसेन ने वहां पर चटगांव में वहां पर यह हमला किया था। उस समय ने अवज्ञा आंदोलन के समय अलग अलग बहुत सी जगह जैसे वन आंदोलन हुए, दक्षिण में भी राजगोपालाचारी ने जो नमक यात्रा की थी, यानी कि अलग अलग जगहों ने, जैसे एक आपके आगा खान, एक होगा पे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने जो अफगानिस्तान था इनके उत्तर पश्चिम भारत में, यानी कि अफगानिस्तान में उत्तर पश्चिम भारत में उस समय कब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम भारत में वहां पर यहाँ पर किसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और वहां पर ही इन्होंने, यानी कि वहां पर इन्होंने आंदोलन किया था, जिस कारण इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने खुदमाई संगठन की भी स्थापना की थी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, इनको सीमांत गांधी भी वहां पर उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने वहां पर किया था। उसमें अलग अलग, जैसे आपको पता होगा नागालैंड में एक 13 साल की लड़की थी, कौन? गोडी ल्यू, इन्होंने भी, यानी कि इन्होंने भी वहां पर संघर्ष किया था, नागालैंड की जो लड़की थी। तो अलग अलग, जैसे वहां पर इसी तरह से असम में कनिंगम सर को लागू कर दिया सरकार ने, तो कनिंगम सर को लागू कर दिया, तो उसमें बहुत से लोगों ने वहां पर आंदोलन किया था। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, बहुत सी गांधी जी के समय बहुत सी चीजें हुई थी। उसमें से जैसे आपकी बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसका प्रस्ताव वर्धा में लिया गया था। वर्धा में कहां से? वर्धा में लिया गया था। तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय अनेक भूमिगत
भूमिगत गतिविधियां हुई थी। तो भूमिगत गतिविधियों में जैसे कौन कौन थे, जिसमें से बात करें गतिविधियों में, जैसे आपके जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे तो जयप्रकाश नारायण को पहले तो कहाँ पर, यानी कि इनको हजारीबाग, जो हजारीबाग जेल था, हजारीबाग जेल से भाग कर चले गए थे। और जाने के बाद में इन्होंने एक, जयप्रकाश नारायण ने एक आजाद दस्ते का निर्माण किया था। इनके आजाद दस्ते का निर्माण किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, भूमिगत गतिविधियों के लिए, यानी कि इस बार छोड़ो आंदोलन के समय। उसी तरह उषा मेहता थी। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो की स्थापना की थी। भूमिगत रेडियो, यानी कि भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी उषा मेहता ने। तो इन्होंने अलग अलग बहुत से आंदोलन फैला था। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा किसके बारे में, सूर्य सेन के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। तो अलग अलग आंदोलन हुए थे, तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में बात करें आपके काकोरी षड्यंत्र केस, इसमें असापा को उल्ला, यानी कि इनको फांसी दी गई थी। काकोरी जो षड्यंत्र केस था 1925 में हुआ था, इस ट्रेन को लूटा गया था उस समय, इसमें असापा को उल्ला को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, यानी कि राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बोस विषय, तो जतिन दास की मैंने बताया इन्होंने भूख हड़ताल की थी। अब भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला है मेरठ षड्यंत्र केस, तो मिर्जा अब्बास, ये इसका आपका ये गलत है। तो तीनों से ये आपके लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस और चटगांव शस्त्रागार हमला। अगला लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये आया था आपके, ये वापस से आपके रिपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं। इंडियन जो लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, M.K. मोहनदास करमचंद गांधी या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका आंसर रहेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना वहां पर लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन आपको जो आर्यमानुष स्टडी ऐप है उस बुक में मिल जाएंगे। आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे क्वेश्चन आपको आर्यमानुष स्टडी ऐप पर जो बुक है वो बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपके पास कोर्स है तो कोर्स में वो बुक आपके फ्री में ऐड कर रखी है, तो आप वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हो। मैंने आपको वहाँ से विस्तार से पूरा पढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको जो क्वेश्चन है उसको पहले आप सोच लीजिए। जैसे मैंने सूची 1 को सूची 2 को दिया तो आपको मिलान यहाँ पर करना है, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो सूची 1 को सम्मिलित कीजिए। तो बात करते हैं जैसे गदर पार्टी, कर्जन वायली, अभिनव भारत, फिर हिंदुस्तान। अब कर्जन वायले की बात की थी मैंने पहले, तो कर्जन वायले की गोली मारकर हत्या किसने की थी? कर्जन वायले की 1909 में गोली मारकर हत्या किसने की थी, मैंने आपको बताया था। तो कर्जन वायले की जो हत्या की थी मदनलाल ढींगर ने की थी। किसने की थी? मदनलाल ढींगर ने की थी। गदर पार्टी अगर बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अब अभिनव भारत की स्थापना विद्यासागर ने की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की चलाया था। इसी तरकनाथ दास ने क्या, फिर हिंदुस्तान की स्थापना की थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अगला देखो, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, एस.बी. बोस, जतिन दास, खुदीराम बोस। तो जतिन दास की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ये खुदीराम बोस और जो आपके थे चापकर बंधु थे उनकी भी जो बहुत योगदान रहता था। जैसे अब आपके यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्रांतिकारी गतिविधियों में सुभाष चंद्र बोस को जरूर ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस को आपको जरूर ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहां पर? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ICS, जो ICS की जो परीक्षा होती है वर्तमान में जिसको IS बोलते हैं, तो उस समय लंदन में होती थी। तो उस समय इन्होंने ICS की परीक्षा में पूरे भारत में 4था स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? 4था स्थान प्राप्त किया था। बाद में इन्होंने इसको ICS की परीक्षा को छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद में ये भी सुभाष चंद्र बोस किसमें, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। लेकिन जो गांधी जी की जो अहिंसा वाली नीति थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो अहिंसा वाली नीति में विश्वास न करते हुए बाद में इन्होंने इसको कांग्रेस को छोड़ दिया था। और बाद में इन्होंने जो 1939 में जो त्रिपुरी, यानी कि त्रिपुरी जो कांग्रेस थे, त्रिपुरी कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? यानी कि अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष चुनने के बाद में महात्मा गांधी के नाराज होने के बाद में इन्होंने अध्यक्ष का पद त्रिपुरी कांग्रेस के बीच में ही छोड़ दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने अध्यक्ष का पद बीच में छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में इन्होंने एक दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में इनको
इनकी गतिविधियों के कारण बाद में सरकार ने इनको नजरबंद कर दिया। नजरबंद से भागकर ये कहाँ चले गए, ये जर्मनी में चले गए। और जर्मनी में जाकर इन्होंने उस जर्मनी में जाकर वहाँ पर बर्लिन में जो जर्मनी की राजधानी थी, तो वहाँ जाकर ये मिले किससे, हिटलर से। और हिटलर से मिलने के बाद में हिटलर ने इनको नेताजी शब्द दिया। किसने दिया नेताजी शब्द? किसने दिया? हिटलर ने। जर्मनी का जो शासक था, चांसलर था, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। बाद में वहाँ से सहायता लेकर ये जैसे जापान भी गए। कहाँ पर गए? जापान भी गए। जापान जाने के बाद में ये कहाँ पर गए, यानी कि सिंगापुर भी गए। तो इन्होंने अलग अलग जगह गए। तो सिंगापुर में ही आपको ध्यान रखना है, तो सिंगापुर में ही इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही इन्होंने सर्वप्रथम भारत की जो प्रथम अस्थायी सरकार है, भारत की अस्थायी स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की। बाद में अनेक देशों ने इसको मान्यता भी दी थी, जैसे चीन था, फिलीपींस था, अलग अलग देशों, लगभग 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दे दी थी। बाद में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जर्मनी और जापान की पराजय के कारण ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से ये आपके यहाँ सुभाष जाएगा, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया। तो रूस, जर्मनी, सिंगापुर, तो कहाँ से? सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ पर ही इन्होंने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने अंडमान निकोबार को भी इन्होंने, यानी कि जापान ने इनको दे दिया था, जिसको नाम इन्होंने, इसमें एक रानी लक्ष्मीबाई जो एक तरह थी, उसकी महिला जो रेजिमेंट का निर्माण किया, और लक्ष्मी सहगल को उसकी नेत्री के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन वही आ गया आपके। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप सबको सही कर लोगे, कोई भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब की स्थापना की? 1939 में इन्होंने स्थापना की थी। किससे? त्रिपुरी कांग्रेस से अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद में। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि त्रिपुरी कांग्रेस में बीच में जब अध्यक्षता छोड़ दी थी, तो उसके नेता कौन चुने गए थे बाद में, यानी कि बाद में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, ये अलग अलग थे। तो भगत सिंह आप जानते होंगे, भगत सिंह को तो बाद में फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। तो बाद में अगर बात करें जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। 1924 में हुई। इसके बाद में हिंदुस्तान, इसका ही नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई। तो ये इनसे संबंध इनका था, यानी कि किसका, यानी कि भगत सिंह ने। बाद में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। तो नौजवान सभा का संबंध भी किससे था? भगत सिंह से ही था। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपके इसको ध्यान रखना है, आजाद हिंद फौज की स्थापना अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस अलग अलग जगह गए थे। पहले जापान गए थे, जापान से वहाँ पर भारतीय कैदियों को लेकर वहाँ से निकले, फिर वहाँ पर जो थे तो वहाँ पर इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना, जो मोहन सिंह थे, तो मोहन सिंह ने इन्होंने आजाद हिंद फौज की इनको कमान इनको सौंपी थी। अब ये जो क्वेश्चन है, यानी कि मैं चाहता हूं कि अब आपके 3 चीज़ें आएंगी, आपके अगर बात करें तो 3 चीज़ें आएंगी, उनको मैं थोड़ा और विस्तार से पढ़ाऊंगा। जैसे कौन कौन से? एक आपका आएगा अमेरिका का स्वतंत्र इतिहास, दूसरा आएगा आपके रूस का, तीसरा आएगा आपका फ्रांस का। ये तीनों की जो क्रांतियाँ हैं वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में उसको विस्तार से पढ़ाएंगे। उसके बाद में हमारा पूरा इतिहास का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इतिहास विषय अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 6 विषय बचेंगे और 6 विषय के पूरे क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो कोर्स में आपको पढ़ा रखा है वो वही क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको अमेरिका का, रूस का, फ्रांस के विस्तार से आपको कोर्स में पूरी कक्षाएं ऐड कर रखी है। पहले आप उनको देखिए, फिर इनको देखने में आपको और ज़्यादा मजा आएगा। तो अगले वीडियो में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी जो क्लासें हैं वो लगातार आपके आती रहेंगी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।